हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ गुलाब शाह और आप सभी देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल चैनल ड्यू एजुकेशन क्लब। और आज की जो वीडियो होने वाली है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है अगर आप सेमेस्टर 6 में हैं और आप बीए प्रोग्राम कर रहे हैं। अगर आपके पास बीए प्रोग्राम में पॉलिटिकल साइंस है और आपकी पॉलिटिकल साइंस का नाम है कॉन्फ्लिक्ट एंड पीस बिल्डिंग, ये अगर आपके पास पॉलिटिकल है तो ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि हम इस वीडियो में आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आपको थोड़ा सा नॉलेज हो जाती है कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और सोल में मोस्टली क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो आपके जो क्वेश्चन होते हैं वो रिपीट होने के भी चांसेस होते हैं। तो आपको पता होता है कि किस क्वेश्चन का आंसर किस तरह से लिखा जाएगा। तो आप इस वीडियो को फुल देखना मत भूलना। एंड लास्ट में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझसे कहाँ पूछ सकते हैं। चलिए फिर इस वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं, लास्ट तक बने रहना। और इस वीडियो की स्टार्टिंग करने से पहले देखिए, यहाँ पर आपको क्वेश्चन पेपर में थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज़ें दे रखी होती हैं जो पढ़नी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं स्टूडेंट्स के लिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि इन सारी चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं और नहीं पढ़ते और सारे ही क्वेश्चन अटैम्प्ट कर देते हैं, जो कि रॉन्ग है, क्योंकि सारे ही क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं करने होते हैं आपको सारे ही पेपरों में। बस लैंग्वेज को छोड़ के, लैंग्वेज में ऐसा होता है कि हाँ आपको सारे ही क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं, उसमें अथवा में दे रखे होते हैं। अदरवाइज़ आपके पास चॉइस होती है कि आपको 4 या 5 क्वेश्चन करने होते हैं। तो इसे पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसी से हमें पता चलता है कि कितने क्वेश्चन पढ़ने हैं। चलिए हम लोग इसको देख लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, फर्स्ट आपको रोल नंबर फिल करना है अपने क्वेश्चन पेपर के टॉप पर। उसके बाद में यहाँ पर सेकंड जो चीज़ है वो हमारे काम की है। जैसे कि यहाँ लिखा है आपको किन्हीं 4 क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, यानी एनी 4 क्वेश्चंस के आपको आंसर देने हैं। आप कितनी भी 4 क्वेश्चंस के इसमें आंसर दे सकते हैं। एंड उसके बाद में जो हमारा पॉइंट 3 है उसमें दे रखा है कि सभी जो ऑल क्वेश्चंस हैं उनके जो मार्क्स हैं वो इक्वल हैं, यानी सभी क्वेश्चंस के मार्क्स इक्वल हैं, आप जो चाहें वो अटेम्प्ट कर सकते हैं। और उसके बाद में आपको एक और इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि अगर आप चाहें तो इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व इंग्लिश या फिर हिंदी दोनों में से किसी भी लैंग्वेज में कर सकते हैं, कोई भी मनाही नहीं है। लेकिन आप जिस भी लैंग्वेज का चयन करते हैं, जिस भी लैंग्वेज को चूज़ करते हैं, उसी में फिर आपको पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना होगा। चलिए फिर हम लोग इस क्वेश्चन पेपर की स्टार्टिंग कर लेते हैं। ओके, जैसा कि आप यहाँ भी देख सकते, वही सारी चीज़ें यहाँ हिंदी में लिखी हैं। चलिए फिर हम लोग अपने क्वेश्चन पेपर की स्टार्टिंग करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, संघर्ष क्या है, संघर्ष के मुख्य सिद्धांतों और स्रोतों की व्याख्या कीजिए। यानी इसमें आपको बताना है कि संघर्ष होता क्या है और संघर्ष के जो मुख्य सिद्धांत हैं और जो स्रोत हैं वो आपको बताने हैं। देखिए, पहले आपको संघर्ष की थोड़ा सा परिचय देना है कि संघर्ष होता क्या है, फिर उसके बाद में संघर्ष के जितने भी सिद्धांत दिए गए हैं जिन भी लोगों के द्वारा, और फिर उसके बाद में इसके जो स्रोत हैं वो आपको बताने हैं कि संघर्ष के क्या क्या स्रोत होते हैं। फिर उसके बाद में आपको निष्कर्ष लिखना है। आई होप आपको पता चल गया होगा कि क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है। इसी तरीके से आपको ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है और इसी तरीके से पॉइंट वाइज बनाकर लिखना। पैराग्राफ बिल्कुल भी लिखने की गलती मत करना। ये आपका लास्ट सेमेस्टर है तो आप पैराग्राफ लिखकर मत आना, क्योंकि पैराग्राफ में नंबर नहीं दिए जाते, पॉइंट वाइज दिए जाते हैं। क्योंकि देखिए, ड्यू से इतने सारे बच्चे बीए प्रोग्राम कर रहे हैं, बीए के कितने सारे स्टूडेंट्स हैं। अब टीचर सभी स्टूडेंट की कॉपी पूरी पैराग्राफ वगैरह पढ़ने लग जाएं तो कितना टाइम लगेगा आपके रिजल्ट को डिक्लेयर होने में। इसीलिए पॉइंट को पढ़ना इजी होता है और वो समझ में भी जल्दी आते हैं और पता भी चल जाता है कि हाँ बच्चे ने कुछ पढ़ा है। तो इसीलिए कह रही हूँ, पॉइंट वाइज लिख कर आना आंसर, कोई भी पैराग्राफ लिख कर नहीं आएगा। ओके, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, संघर्ष रूपांतरण से आप क्या समझते हैं। जॉन पॉल लैदरिक के संघर्ष रूपांतरण के सिद्धांत पर परीक्षण कीजिए। यानी पहले आपको बताना है संघर्ष रूपांतरण होता क्या है, संघर्ष रूपांतरण से आप क्या समझते हैं या फिर आपकी क्या समझ है संघर्ष रूपांतरण को लेकर। और फिर जो संघर्ष रूपांतरण को लेकर जॉन पॉल लैदरिक ने अपना संघर्ष रूपांतरण का जो सिद्धांत दिया है उसके बारे में बताना है, इनके सिद्धांत के बारे में बताना है, इनके सिद्धांत की ही आलोचनात्मक विश्लेषण करना है, यानी इनके सिद्धांत की अच्छाई और बुराई दोनों बतानी है। एंड बाद में आपको सबसे लास्ट में कंक्लूजन लिखना है। ओके, यही आपका क्वेश्चन है। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 2 अच्छे से समझ में आ गया होगा। और यहाँ आपका क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट होता है, जो कि इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए है। चलिए फिर मैं आपको हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट को क्वेश्चन नंबर 3 दिखा देती हूँ। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है वो है, उत्तर शीत युद्ध काल में जातीय और धार्मिक संघर्ष में वृद्धि देखी गई है। क्या आप इस बात से सहमत हैं। अपने उत्तर के पक्ष के कारण
कारण दीजिए। यानी देखिए ये जो क्वेश्चन है आपका, ये कह रहा है कि उत्तर शीत युद्ध काल यानी शीत युद्ध के बाद का जो काल था उसमें जाति और धर्म के आधार पर जो संघर्ष था उसमें वृद्धि देखी गई है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? और सहमत हैं तो क्यों सहमत हैं और क्यों नहीं सहमत हैं? आप जो भी पक्ष देते हैं यानी आप सहमत हैं तो क्यों सहमत हैं, आपको कारण बताना है। अगर आप सहमत नहीं हैं तो क्यों सहमत नहीं है, आपको इसमें भी कारण बताना है। ओके, आपको अपने पक्ष में कारण देना है कि आप सहमत हैं तो क्यों हैं और नहीं हैं तो क्यों नहीं है। ओके, चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, संघर्ष के वर्गीकरण की व्याख्या संघर्ष के स्थलों के संदर्भ में कीजिए। यानी संघर्ष के जो वर्गीकरण किया गया है उसकी व्याख्या करनी है संघर्ष के स्थलों के संदर्भ में। यानी संघर्ष के स्थल के जितने भी संदर्भ हैं उनके आधार पर आपको संघर्ष के वर्गीकरणों की व्याख्या करनी है कि संघर्ष जो है उसका किस तरह से वर्गीकरण किया गया है, कितने पार्टों में उसका वर्गीकरण किया है, ये आपको बताना है इस क्वेश्चन में। ओके, चलिए फिर आगे चलते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जो कि पूछ रहा है, शांति निर्माण की अवधारणा का परीक्षण कीजिए। शांति निर्माण में विभिन्न कारकों और संस्थाओं की भूमिका की व्याख्या कीजिए। यानी शांति निर्माण की जो अवधारणा है उसके बारे में आपको बताना है और शांति निर्माण के विभिन्न कारकों की संस्थाओं की भूमिका बतानी है। यानी शांति निर्माण में जितने भी कारक होते हैं और जितनी भी संस्थाएं होती हैं उनकी क्या भूमिका रहती है, किस तरह से कोई भी संस्था या कारक जो होते हैं वो किस तरह से शांति का निर्माण करते हैं, उनकी भूमिका के ऊपर आपको टिप्पणी करनी है। ओके, आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 5 भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ जो कि है, बहुमार्गीय कूटनीति क्या है, व्याख्या कीजिए। यानी आपको बताना है बहुमार्गीय कूटनीति क्या होती है, इसके बारे में व्याख्या करनी है। बहुमार्गीय कूटनीति का अर्थ होता है जब हम एक मार्ग ना अपनाकर बहुत सारे मार्गों को अपनाएं तो वही बहुमार्गीय कूटनीति होती है। और किस तरह से होती है ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है, पूरे डिटेल में लिखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7 जिसमें लिखा है, अहिंसा क्या है, संघर्ष समाधान के क्षेत्र में गांधी की देन की व्याख्या कीजिए। यानी आपको इस क्वेश्चन में बताना है कि अहिंसा होता क्या है आखिर अहिंसा, और संघर्ष के समाधान के रूप में जो गांधी जी ने अपनी भूमिका निभाई थी, जो गांधी जी ने अहिंसा का रास्ता अपनाया था, वो आपको बताना है। गांधी जी की इसमें भूमिका बतानी है। जब हम किसी चीज़ को हिंसा से ना अपनाकर, यानी जब हम कोई आंदोलन चलाते हैं लेकिन उसमें हिंसा ना हो, मार काट धाड़ ऐसा कुछ ना हो, सिर्फ बातचीत से हो या फिर ये कहें शांतिपूर्ण जो हम लोग आंदोलन वगैरह चलाते हैं वो अहिंसा कहलाता है। जब हम कभी भी हिंसा का मार्ग ना अपनाएं, मार धाड़ का मार्ग ना अपनाएं तो वो अहिंसा कहलाता है। तो इसमें गांधी जी के क्या रोल था इसके बारे में आपको बताना है। पहले आपको अहिंसा बताना है, फिर उसके बाद में गांधी जी का जो रोल था वो बताना है, यानी गांधी जी ने किस तरह से इसमें अपना योगदान दिया था। ठीक है, चलिए फिर हम आगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। यानी यहाँ 4 पॉइंट दे रखे हैं लेकिन 4 पॉइंट में से सिर्फ आपको 2 पर ही टिप्पणी करनी है, 2 पर ही आपको बताना है कि आप उनके बारे में क्या समझते हैं। ठीक है, पहला है आपका समझौता वार्ता। यानी समझौता वार्ता क्या होता है, किसी भी मुद्दे पर जब हम समझौता करते हैं, वार्ता करते हैं तो वो समझौता वार्ता होता क्या है ये आपको बताना है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका विचारधारा और संघर्ष। यानी विचारधारा और संघर्ष क्या है ये बताना है कि विचारधारा क्या होती है और संघर्ष क्या होता है। ठीक है, इसके बारे में आपको डिटेल में बताना है। एंड नेक्स्ट है आपका नकारात्मक और सकारात्मक शांति। यानी नकारात्मक शांति क्या होता है और सकारात्मक शांति क्या होती है, इसके बारे में आपको डिटेल में बताना है कि नकारात्मक क्या होता है और सकारात्मक शांति क्या होती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका जेंडर आधारित संघर्ष। यानी जेंडर आधारित जो संघर्ष होते हैं वो आपको बताने हैं। जेंडर आधारित संघर्ष का मतलब है जब कोई व्यक्ति अपने लिंग के आधार पर यानी अपने जेंडर के आधार पर संघर्ष को देखता है, जैसे महिलाएं या फिर अगर हम तृतीय जेंडर की बात करें तो उन लोगों को और जो महिलाओं को संघर्ष देखने को मिलता है, और कभी कभी पुरुषों को भी देखने को मिलता है जो जेंडर आधारित संघर्ष होता है। मोस्टली महिला और जो तृतीय जेंडर होता है उनको देखने को मिलता है। तो किस तरह से जेंडर आधारित संघर्ष होता है, जो हमारे लिंग के आधार पर संघर्ष किया जाता है उसे जेंडर आधारित संघर्ष बोलते हैं। तो आपको इसी के बारे में यहाँ टिप्पणी करनी है। ओके, एंड यहाँ आपका ये जो क्वेश्चन पेपर है ये पूरा ही फिनिश हो जाता है। अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या फिर मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर भी पूछ सकते हैं। एंड अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे वहाँ पर भी पूछ सकते हैं।
एंड फॉर मोर कनेक्टिविटी आप मेरे इंस्टाग्राम आईडी को भी चेकआउट कर सकते हैं, मेरे फेसबुक पेज से भी जुड़ सकते हैं। ओके, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलना एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना मत भूलना, ताकि वो लोग भी क्वेश्चन पेपर देख पाए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।